नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। मानसिक रोग एक चुनौती बन चुकी है पूरे देश नहीं दुनिया भर में। कई आपने ऐसे केसेस देखे होंगे। यदि बात करें हाल फिलहाल का एक केस रहा सुशांत सिंह राजपूत, मेडिटेशन में थे, कई लंबे समय से डिप्रेशन से जूझ रहे थे, उसके बाद उन्होंने आत्महत्या करी। इसके ऊपर खास बातचीत के लिए हमारे साथ प्रांजल पांडे न्यूरो सर्जन हैं। इनसे हम बात करेंगे कि मानसिक रोग के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या आपको ऐसी चीजें होंगी जो आपकी बॉडी में आपको पता लगेंगी जिससे आपको जल्द से जल्द एक मानसिक रोग विशेषज्ञ से कंसल्ट करना चाहिए। इसके बारे में आइए हम इससे जुड़ते हैं, बात करते हैं। सर, मानसिक रोग एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है पूरे देश नहीं दुनिया भर में। जैसे मैंने अभी बात करी, बॉलीवुड के एक अभिनेता रहे सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने एक लंबे समय तक दवाइयों से अपना उपचार कराया, फिर उसके बाद आत्महत्या कर ली। कई केसेस लगातार हम रोजमर्रा की जिंदगी में देख रहे हैं कि मानसिक रोग के चक्कर में लोग आत्महत्या तक कर जा रहे हैं। इसके साथ साथ यदि देखें तो कई लोग डिप्रेशन में होने के कारण, तनाव मुक्त होने के कारण सिगरेट, दारू, इन सब चीजों को भी कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसे में क्या सिम्टम्स हो जिन्हें आपको पकड़ना चाहिए, समझना चाहिए कि अब आपको एक साइकेट्रिक के पास जाना चाहिए या न्यूरो डिपार्टमेंट में आपको अपने आप को दिखाना चाहिए? मैम, आपका सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं आपके माध्यम से यही बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये सब सिम्टम्स जो होते हैं ना, जैसे बात बात पे चिड़चिड़ापन होना, या व्यवहार बदल जाना, या रास्ते भूल जाना, पैसों को रखकर उनका हिसाब दिमाग से हट जाना, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि मालूम पड़ेगा कि जैसे हमें पता है कि कुर्ता तो ऊपर पहना जाता है, लेकिन मालूम पड़ेगा कि पेशेंट कुर्ता ऊपर नहीं, वो पैरों में पहन रहा है। तो इन प्रकार के जब सिम्टम्स आते हैं, दुख होता है, अवसाद होता है, जो काम आप कर रहे हैं आप नहीं कर पाते हैं, ऑफिस में आपके मैनेजर, आपके सीनियर्स आपकी शिकायत करते हैं कि जितना आप डिलीजेंटली पहले कोई परफॉर्मेंस दे रहे थे, अब वो आप नहीं दे रहे हैं। उसी तरीके से आपके अपने पारिवारिक या फैमिली लाइफ में आपके वापस झगड़े होने लगते हैं। मैम, ये सारी वो सटल चीजें हैं जिनकी वजह से ये इंडिकेट होता है कि कहीं ना कहीं देखिए ब्रेन और स्पाइन या इस बॉडी में या ब्रेन में कहीं ना कहीं डिस्फंक्शन है। अब इसके कारण जो होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, वो कई सारे हो सकते हैं। वो कारण कुछ शारीरिक रूप से भी हो सकते हैं, वो कारण कुछ मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। जैसे अगर किसी को माइग्रेन की शिकायत है, तो वो माइग्रेन के डर से इतना घबरा जाएगा कि जब उसे माइग्रेन का दर्द होगा ना, तो वो हमेशा अपने काम से भागेगा, शोर शराबा उसे बिल्कुल नहीं चाहिए, बच्चों को फट से डांट डपट देगा, ऑफिस में भी बोलेगा कि आज मैं नहीं आना चाहता। तो ये सब वो सटल चीजें हैं जिनसे हमें ये तो पता चलता है कि कोई बीमारी है। और ऐसे ही मौके पर सबसे ज़रूरी यही है कि आप अपने सबसे पास, चाहे वो न्यूरोसर्जन हो, चाहे वो न्यूरोलॉजिस्ट हो, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट हो, आपको एक अच्छी परामर्श और अच्छी सलाह लेनी चाहिए। क्योंकि कोई भी अच्छा डॉक्टर आपके इन्हीं सिम्टम्स को पकड़कर उसको डायग्नोज करेगा और उसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या पॉसिबल है उसकी ओर आपको डायरेक्ट करेगा। अच्छा, सर, एक लोगों के अंदर भय भी होता है न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए, चाहे किसी भी मनोवैज्ञानिक के पास जाने के लिए, कि जब लोगों को बताएंगे तो पागल का दर्जा मिल जाएगा। ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, कई सारे जो हमारे जीवन के जो टॉपिक्स होते हैं ना, बीमारियों को लेकर भी और वैसे भी, वो इतने जटिल तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, वो इतने सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं कि उनके बारे में बात करना बुराई नहीं है। लेकिन कई बार ना उनका एक्सेप्टेंस बहुत कम होता है। जैसे किसी को भी ये बताना कि आपकी जो परेशानी है, वो परेशानी शारीरिक नहीं है, वो परेशानी आपके मन से आ रही है, तो ये बात भी कई लोगों को एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि शायद मैं मन से कमजोर हूँ, या शायद डॉक्टर साहब मुझे ये समझते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ, या डॉक्टर साहब ये समझते हैं कि मानसिक रूप से मैं कमजोर हूँ तो मैं सबको बहाने मार रहा हूँ। लेकिन मैम, रियल बात यही है कि ये नहीं होता। देखिए, जब हम मन से भी कमजोर होते हैं ना, तो बिल्कुल शरीर की तरह है। आज मुझे बुखार हो जाए, ठीक है, तो क्या मैं शरीर से कमजोर नहीं महसूस करूंगा? लेकिन क्या मैं काम पे नहीं जा रहा हूँ? मैं काम पे भी तो जा रहा हूँ। मैं तो काम से उस दिन छुट्टी लूंगा ना जिस दिन सर्दी खांसी के चक्कर में मेरा बुखार 100 के पार हो जाएगा। तो मानसिक रोग भी जब होता है, तो उसके जो कारण है वो हो सकता है कि वो ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी हो। कई लोगों के दिमाग के अलग अलग हिस्से में जब ट्यूमर होता है, या कोई भी स्ट्रोक आता है, या कहीं ब्लीडिंग हो जाती है, तो उसकी वजह से भी ये सिम्टम्स आते हैं, जो लगेगा कि जैसे मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए। तो मैंने आपको बताया ना मैम, कि हमारा दिमाग इतना कॉम्प्लेक्स और इतना सेंसिटिव स्ट्रक्चर है कि इसमें ना दरवाजे अलग अलग नहीं है कि मुझे ये बीमारी होगी तो ये सिर्फ मनोचिकित्सक से ठीक होगी, मुझे ये बीमारी होगी तो ये सिर्फ न्यूरोसर्जरी से ठीक होगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपकी सारे शरीर का, आपके मन का जो कंट्रोल करता है वो आपका दिमाग है। और इसीलिए दिमाग के किस एरिया के किस हिस्से में क्या समस्या आ रही है,
चाहे वो आपको दिख सकती हो, चाहे वो आपको ना दिख सकती हो, उससे ही हमारे जो सिम्टम्स होते हैं तो आते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको जब भी परेशानी हो, आप हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें और डॉक्टर की बात पर भरोसा करते हुए उन्हें सुने। किसी भी डॉक्टर का ये एम नहीं होता है कि वो आपको नीचा दिखाए या वो आपकी किसी भी समस्या का उपहास करे। उसका एम यही होता है कि उसके पास जो भी पढ़ाई उसने की है, जो भी एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पर वो आपको बेस्ट टू बेस्ट इलाज जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है वो दे। तो मेरा मानना यही है, आप अपने अच्छे डॉक्टर के लिए अपना एक चुनाव करें और उन पे भरोसा करके ज़रूर उनसे बात करें। अच्छा चलिए। डॉक्टर हमेशा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे साथ प्रांजल पांडे जी थे जिनसे हमने बात करी तनाव को लेके। तनाव एक सालाना जिंदगी में एक बहुत आम सी टर्म बन चुकी है लोगों के लिए। ये तनाव कब घातक पड़ जा रहा है लोगों के लिए। कई बार सर, एक सवाल मेरा ये भी है, लोग जब सीवियर हेक्टिक जब माहौल होता है, बहुत ज्यादा तनाव, किसी कोई बहुत लंबे समय से तनाव में हो, ऐसे में कई केसेस ऐसे भी आए हैं कि लोगों को ब्रेन स्ट्रोक हो जाना, हार्ट अटैक तक की समस्याएं देखने को आजकल केसेस ऐसे मिल रहे हैं। जी, ये बिल्कुल सही बात है मैम। देखिए, जब हम लोगों ने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई करी थी, तब हम लोग भी पढ़ते थे कि जैसे हार्ट अटैक आना या बीपी की समस्या होना, डायबिटीज होना, ये सब 60 साल के ऊपर के लोगों में होता है। लेकिन आज की तारीख का सच ये है कि आज की तारीख में जो अपने 20 साल में, मतलब 20th के डेकेड में है ना, या 30 साल के हैं, उनको भी ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, हेमरेज हो रहा है, वो भी डायबिटीज से ग्रस्त हैं। तो देखिए, जिस तरीके से एक जो हमारा समाज जिस रास्ते पे चल पड़ा है, चाहे वो खान पान जो हमारा साफ नहीं है उसको लेकर हो, चाहे पर्यावरण का दूषित होना हो, चाहे सोशल मीडिया का जमाना हो, चाहे भौतिक सुख हो, ये देखिए ये सारी चीजें वो हैं जो बार बार एक इंसान को मन की शांति नहीं लेने देती हैं। आप आज ये चाहते हैं, कल आप वो चाहेंगे, फिर परसों बोलेंगे मुझे मर्सिडीज चाहिए, फिर बोलेंगे कि मुझे ऑडी चाहिए। तो देखिए, जब आप जीवन की जरूरतों को जरूरत ना मानते हुए जीवन के शौक को जरूरत बनाने लगते हैं, अब वो चाहे आप कार को लेकर बोले, चाहे वो आप अपने रिश्ते को लेकर बोले, चाहे वो आप अपने व्यवसाय और काम को लेकर बोले, जब आप ऐसा करने लगेंगे तो देखिए आप अपने ऊपर एक ना एक प्रकार का तनाव खुद डालेंगे ही डालेंगे। और मेरा ये मानना है, जो मैं अपने सारे पेशेंट्स, चाहे वो सर्जरी के हो या ना हो, मैं उनको समझाता भी हूँ कि देखिए, आप अपने जीवन में कितनी ही कोशिश कर लें, आप दूसरों को नहीं बदल पाएंगे। और इसीलिए आपको दूसरों को बदलने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। हमेशा ये देखना चाहिए कि आप खुद को कैसे सक्षम बना सकते हैं, आप जिस भी समस्या में हैं उससे पार पाने के लिए। चाहे वो छोटी सी बात एक यही क्यों ना हो कि एक गृहिणी है जिसके घर में 2 छोटे बच्चे हैं, तो ये उसके लिए कितना टफ टाइम है कि उसे बच्चों को भी देखना है, अगर वो जॉब में है तो उसे जॉब भी देखना है, रिश्तेदारी नातेदारी भी देखनी है, खाना पीना सब देखना है। तो ये टाइम तो आसान नहीं है। लेकिन सवाल तो फिर ये भी है कि ऑप्शन क्या है। ना आप परिवार छोड़ सकते हैं, ना ही छोड़ना चाहिए, ना ही बच्चों को छोड़ सकते हैं, ना ही छोड़ना चाहिए। अगर, मैं नहीं कह रहा हूँ छोड़ना है, मैं कह रहा हूँ लेकिन अगर कुछ छोड़ने की बात आएगी तो वो जॉब की तो आएगी, क्योंकि वही लाइफ की सबसे लेस इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन जब हम उसे ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बना लें, मैं आपको, क्योंकि वही नाम नहीं लूंगा, मैं बताना चाहता हूँ, 10 साल से एक लेडी मेरे पास आई जो हर जगह हेडेक का ट्रीटमेंट करा चुकी है और उसे कहीं आराम नहीं मिल रहा, कहीं आराम नहीं मिल रहा। फिर जब बातचीत हुई, मैंने पूछा भाई कहीं स्कैन में आता तो कुछ नहीं था, कहीं सर्जरी करने वाली तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब मैंने ठीक से बात करके पूछा, और जब उस लेडी ने मुझे बताया, तो बात क्या थी, वो रहती हैं दिल्ली में, उनके हस्बैंड रहते हैं कश्मीर में। वो अपना जॉब करती हैं, हस्बैंड रहते हैं अपना कश्मीर में रहते हैं, जब भी पोस्टिंग जब भी होती हुई तब उनका मिलना होता होगा, जब भी छुट्टी होती है। तो मैंने उनको समझाया कि मैम अभी आप 30-32 साल के हो, आपको लगता है कि आप हस्बैंड से अलग रहकर आप जो भी लाइफ में अपना एक वो देख रहे हो वो आपका ठीक रहेगा, कैसे रहेगा भाई? आपकी कंपेनियनशिप कहाँ हो रही है? हम्म। तो आपको हर चीज ग्रस्त, आप नहीं सर लेकिन सर मेरा जॉब है अभी, 10 साल और कर लेंगे तो हमको जो है एक वीआरएस मिल जाएगा, उसमें हमको ये बेनिफिट मिल जाएगा। तो देखिए, मुझे भी ये समझाना पड़ा कि ये मेरा काम नहीं है कि मैं बताऊं कि आप जॉब करो या ना करो। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप ये देखो कि वो 10 साल वीआरएस इंपॉर्टेंट है, या जिस समस्या से आप जूझ रहे हो और हर जगह घूम रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। तो मेरा कहना क्या है कि देखिए, जब आप इसे मनोवैज्ञानिक तरीके से देखेंगे तो हमें इस बात को समझना होता है एज डॉक्टर्स कि कई सारे पेशेंट्स को शायद उतनी दवाइयों की और उतनी चिकित्साओं की जरूरत नहीं है। हाँ, दवाइयाँ हेल्प करती हैं, हम्म। टीएमएस थेरेपी हेल्प करती है, केटामीन हेल्प करता है, लेकिन कई सारे केसेस में इतनी जरूरत नहीं है। पेशेंट को ये समझना भरोसे के साथ, ये भी एक बात होती है। और फिर कई सारी बीमारियां में, जैसा कि मैंने कहा मैम, कि वो ये भी होती हैं जहाँ पेशेंट को स्ट्रोक हो गया है, या कहीं ट्यूमर पड़ा हुआ है, या कहीं मान लीजिए हाथ में लकवा मारा हुआ है, डिस्क का डिजीज है कि हाथ में दर्द हो रहा है, जिसके चक्कर में पेशेंट इतना परेशान हो गया, सोचता है कि नहीं भाई अब मैं जीवन में क्या काम करूंगा,
मैं अपने बच्चों की देखभाल कैसे करूंगा? तो जिन एक अच्छे डॉक्टर का, और जो एक हमारे सेंटर की खास बात है जो मैंने बताया भी, कि अगर आपकी जरूरत किसी भी दवाई की नहीं है तो आपका ट्रीटमेंट बिना किसी दवाई के ही होगा। अगर आपकी ज़रूरत किसी ऑपरेशन की है तो आपका ट्रीटमेंट ऑपरेशन से होगा। अगर आपकी ज़रूरत किसी प्रकार के फिजियोथेरेपी या किसी ऑल्टरनेटिव थेरेपी की है तो आपका ट्रीटमेंट उससे होगा। हम एटलीस्ट कभी भी अपने पेशेंट को एक सही रास्ते पर बताते हुए, उनको गाइड करते हुए ट्रीटमेंट करते हैं। और जहां तक सबसे जटिल मसला आता है तो ये बात सच है, ऑपरेशन का मसला सबके लिए सबसे जटिल होता है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी का भी उद्देश्य, ना पेशेंट का और ना ही डॉक्टर का, ना डॉक्टर का उद्देश्य ये होना चाहिए कि ऑपरेशन करना है, हम्म। ना ही पेशेंट का ये उद्देश्य होना चाहिए कि ऑपरेशन तो मुझे कराना नहीं है। उद्देश्य दोनों का एक ही होना चाहिए कि मुझे इस समस्या को ठीक करना है, जितना भी संभव है, सबसे लीस्ट कॉम्प्लिकेटेड तरीके से। ये होता है उद्देश्य। तो जो मैं जो है, जो मिस्टर एशिया अगर है या मिस्टर दिल्ली कोई है, उसको अगर डिस्क में समस्या होगी तो मैं उसे आज 1,000 बार बोलूंगा कि तुम ऑपरेशन कराओ। क्योंकि उसके लिए उसका जिम जाना, उसका वर्कआउट करना, उसके लिए उसके मॉडलिंग असाइनमेंट्स, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन शायद कोई अगर 45-50 ईयर्स का ऑफिस गोइंग कोई होगा, शायद मैं उसको यही बोलूंगा कि नहीं भाई, पहले आप थोड़ा दवाई या फिजियोथेरेपी करके देखिए, है ना? तो आपकी लाइफ के टारगेट्स क्या हैं? आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है, आपकी लाइफस्टाइल कैसे अफेक्ट हो रही है, आपको क्या डिजीज है, उसका क्या स्टेज है, और हम क्या बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, एज अ गुड न्यूरो सर्जन मेरी तो कोशिश यही है कि मैं अपने पेशेंट्स को सही एडवाइस देकर ट्रीट करूं। हमारे साथ आज न्यूरोमाइंड के डॉक्टर नाजिम अली इदिर्शी जी है, जो एक नई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, टीएमएस इसका नाम है। क्या टेक्नोलॉजी है इसके बारे में इनसे ही जानते हैं। सर, टीएमएस एक नई टेक्नोलॉजी आप लेके आए हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। देखिए, टीएमएस की जो फुल फॉर्म होती है वो ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन होती है। मतलब एक कॉइल लगाते हैं सर के ऊपर, वहाँ से मैग्नेटिक पल्सेस जाती हैं और हमारे ब्रेन की सरल भाषा में उन नसों को या उन न्यूरॉन्स को जो ठीक से काम नहीं करते हैं, जिससे मूड स्टेबलाइजर होते हैं, जो हमारा गुस्सा आना या हमारा मूड कंट्रोल करना, उन केमिकल्स को प्रॉपर नहीं निकलने की वजह से प्रॉब्लम होती है, तो उन केमिकल्स को निकालने में ये बहुत लाभदायक है। टीएमएस एक थेरेपी है, ये कोई शरीर के अंदर कोई छेद या कोई इंजेक्शन की तरह कोई दवा करके नहीं डाली जाती है। और ये काफ़ी समय से बाहर के देशों में, जैसे कि हम अमेरिका की बात करते हैं या यूरोप कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो देखिए वहाँ के इलाज से हम कंपैरिजन भी बहुत करते हैं कि अब कोई प्रॉब्लम हो गई तो हम बाहरी कंट्री में जा रहे हैं इलाज करने, तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोई अच्छा इलाज या अच्छी थेरेपी नहीं है, लेकिन हाँ, इसका इजाद ज़रूर हुआ था बाहर की कंट्रीज़ के अंदर। और वहाँ तो ये ट्रीटमेंट इतना कॉमन हो चुका है कि लोग इसको एज अ बोल सकते हैं, जैसे जिम होता है ना हमारा, कि हम 6-8 महीने साल भर जिम करते हैं, फिर हम अनफिट हो जाते हैं, फिर वापस से हम जिम करने लगते हैं। इसी तरीके से ना इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर ये कंट्रोल उसमें लिया जाए एक स्पेशलिस्ट से। तो अगर ये थेरेपी आप लेते हैं, 1-1.5 घंटे की थेरेपी होती है या 2 घंटे की थेरेपी होती है, तो अपनी जॉब बिजनेस इससे टाइम निकाल के, आप स्टूडेंट हैं, टाइम निकाल के आप डेली अपना एक सेशन लीजिए। टीवी लगा होता है, आप रिक्लाइनर पर लेटते हैं, कोई दर्द नहीं होता है। और ये बहुत सस्टेनेबल ट्रीटमेंट है। मतलब इसका इफेक्ट जो होता है वो ऐसा नहीं कि दवाई आप खा रहे हैं और दवाई बंद तो आपको वापस सिम्टम आने लगे। लेकिन ये थेरेपी ऐसी है कि जब ये पूरी हो जाती है तो इसके बाद धीरे धीरे करके कॉग्निटिव चेंजेस आते हैं आपके मूड बिहेवियर में, और धीरे धीरे करके आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, ओसीडी बड़ी कॉमन बीमारी आजकल हो गई है, जिसमें हाथ धोने की बीमारी होती है, आपको पता ही होगा। और या गंदे विचार आते हैं, गॉड को लेकर गंदे विचार आते हैं, या अपने ऐसे कुछ क्लोज रिलेशन को लेकर गंदे विचार आते हैं, उसके लिए भी बहुत सारे पेशेंट परेशान रहते हैं। तो ये उसमें भी काफ़ी हद तक कारगर है। तो ये थेरेपी हम पिछले 6 सालों से इंडिया में कर रहे हैं, और अभी उसके अंदर दिन प्रतिदिन हम इसके अंदर सारे कंसल्टेंट्स मिल के, न्यूरोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, सारे अच्छे अच्छे सीनियर्स जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ बात करके हम इसके अंदर नए नए चेंजेस करते हैं। हम इसके अंदर नए नए प्रोटोकॉल डालते हैं। जैसे कि पहले कम टीएमएस थेरेपी की सेटिंग्स होती थी, अब थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं। अभी हमारे पास एक और हमने भी नया शुरू किया है, क्योंकि टीएमएस थेरेपी जो है ना वो ज़्यादातर नोन है कि वो 30 डेज या 25 डेज की होती है। तो कोई भी इंसान सुनता है वो कहता है कि भाई 30 दिनों तक कौन इलाज कराएगा। लेकिन अभी हमें लेटेस्ट में ही, जो हमें लेटेस्ट प्रोटोकॉल हम यूज़ कर रहे हैं, सेंट प्रोटोकॉल हमसे कहते हैं, जो कि यूएस और यूके में बहुत यूज़ हो रहा है, उसमें हम 10 सेशंस पर डे भी कर सकते हैं। यानी कि अगर हम किसी को 40 to 50 सिटिंग्स भी दे रहे हैं तो हम 10 दिनों के अंदर हम पूरा इलाज कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये थेरेपी साकेत में न्यूरोमाइंड टीएमएस सेंटर पे प्रोवाइड की जाती है। अगर आपको ये थेरेपी की ज़रूरत है, मतलब बल्कि मैं कह रहा हूँ इस थेरेपी को आपको लेना भी चाहिए। अगर आप दवाइयों पे हैं तब भी आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये थेरेपी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और अच्छा आप नाजिम जी, मैं एक सवाल और लेना चाहूँगी। अभी आप ये थेरेपी स्टार्ट कर चुके हैं, अब तक आपके पास कितने पेशेंट्स आए और उसका रिजल्ट क्या रहा है।
हाँ, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है, और जो व्यूअर्स हैं उनको भी ये इसका आंसर जानने की बहुत उत्सुकता हो रही होगी। क्योंकि सर जैसे डिप्रेशन एनजाइटी होती है लोगों को तो उस बीच लोग धूम्रपान का सेवन ज़्यादा करते नजर आते हैं। कहीं ना कहीं नशे की ओर जाते हैं। उनको जब हेक्टिक फील होता है, जब लगता है तनाव ज़्यादा है, तो उस बीच लोग सिगरेट स्मोकिंग दारू पीना इन सब की ओर ज़्यादा जल्दी जाते हैं। आपके पास भी ऐसे पेशेंट्स आए होंगे, तो उनको आपने किस प्रकार से डील किया है? हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि किसी को भी अगर डिप्रेशन होता है, हम डिप्रेशन को पकड़ लेते हैं। डिप्रेशन के कई अलग अलग तरीके से, मतलब डिप्रेशन के कई सारे रीजंस होते हैं। खाली ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर कुछ हुआ और आपको डिप्रेशन हो गया। आजकल देखा जाए यंगस्टर्स की बात करें तो रिलेशनशिप इशू बेसिक है। किसी का भी रिलेशनशिप चल रहा है, उसमें किसी वजह से कोई बीच में डिस्प्यूट हुआ, तो सबसे पहले, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं दोनों फीमेल और मेल की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर लड़कों को देखा गया है कि वो डिप्रेशन में जाके और वो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या आपका अल्कोहल की तरफ चले जाते हैं। दूसरी साइड होती है कि जैसे आपने स्मोकिंग बोला, तो स्मोकिंग बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ। स्मोकिंग लाइफ लिविंग लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बन चुका है, बोल सकते हैं लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बोलूँगा उसको मैं, लाइफ स्टाइल के साथ नहीं, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। कि आप स्मोक नहीं कर रहे हैं तो सोसाइटी में उठने बैठने लायक नहीं है। ज़्यादातर ये कॉर्पोरेट और जो भाग दौड़ की जॉब है बाहर की, उसमें ज़्यादातर आपको मिल्स के हाथ में पैकेट मिलेगा और सिगरेट मिलेगी। लेकिन जो मैरिड हैं उनकी ज़्यादातर वाइफ को बहुत प्रॉब्लम होती है, चाहे उनके मुंह से स्मेल आ रही हो या उनके लंग्स पे इफेक्ट पड़ रहा हो और उनकी सेहत खराब हो रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए सोसाइटी में इनकी चीज़ों की कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि देखिए स्मोकिंग तो खाली शरीर के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए भी एक गलत मैसेज जाता है कि आप स्मोक करते हो तो उससे जो पैसिव स्मोकिंग, यानी कि जो धुआं आपके मुंह से बाहर फेंकते हो, उसमें भी और केमिकल्स मिक्स हो जाते हैं, गैसेस, जो कि आपके बच्चों के लिए, आपकी फीमेल्स के लिए भी बहुत हानिकारक हो सकते हैं। दूसरी बात, ऐसे डिप्रेशन में आप बता रहे हो कि बहुत सारे पेशेंट्स को एडिक्शन हो जाता है, अल्कोहल लेने लगते हैं। तो देखिए इसमें मैं फिर से किसी को टारगेट नहीं कर रहा, बट ये कहीं ना कहीं देखिए बॉलीवुड इज़ वेरी गुड फॉर द एंटरटेनिंग इंडस्ट्री। आप एंटरटेनिंग के लिए बॉलीवुड देखिए, मूवी देखिए, लेकिन वो 3 घंटे की मूवी देखने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि वो आपका स्ट्रेस रिलीवर था, आपने इंजॉय किया है। लेकिन आजकल कुछ एक्टर्स में, लीडिंग एक्टर्स में जो उनको लोग फॉलो करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक साथ साथ एक वीडियो भी बना के डालें कि जो था दैट वाज जस्ट एक्टिंग। पर ऐसा करना नहीं चाहिए कि ज़रा सा कुछ हुआ और आपने अपनी बॉटल ले ली और आप अपना रील भी बना रहे हो और आप डेली कई, मतलब इतनी एक्सेसिव ड्रिंक कर रहे हो कि आपको खुद ही नहीं पता है कि आपकी हालत क्या हो जाती है, और घर वाले सफ़र करते हैं। मेरे पास न्यूरो माइंड में, आप बिलीव नहीं करेंगी, ऐसे ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि उनकी जो मदर फादर है ना, वो लिटरली यहाँ पर रोते हैं 2-2 घंटे, और जिस तरीके से उनकी हालत होती है ना, कभी कभी तो हम प्रोफेशनल्स भी उनको देख के हमारा दिल पसीज जाता है कि मतलब किस तरीके से वो लोग परेशान हैं। पर उनके जो बेटे या बेटी होते हैं जो एडिक्शन में होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी करंटली भी मेरे पास, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, कुछ पेशेंट्स चल रहे हैं जिनके माँ बाप की ही बस यही है कि किसी तरीके से इसकी अल्कोहल छूट जाए, क्योंकि वो अल्कोहल पी के गाड़ी तेज़ भगाना, 2 बार एक्सीडेंट हो गया, तो ये पूरी फैमिली ही सफ़र करती है। तो डिप्रेशन या एंजाइटी की प्रॉब्लम हो रही है, मैं डिप्रेशन को टारगेट करूँगा तो किसी नियरेस्ट साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या न्यूरोमाइंड डीएमएस में आके अपना असेसमेंट करा के उसका इलाज लेके उससे बाहर निकलिए। रही बात कि यहाँ पर न्यूरोमाइंड की आप बात करेंगे, तो न्यूरोमाइंड में तकरीबन मैं एवरेज बता सकता हूँ 6 सालों में या 5 सालों में लगभग मान के चलिए 3,500 से 4,000 पेशेंट हम लोग ठीक कर चुके हैं। और वो सारे पेशेंट लगभग ठीक हैं, और कुछ पेशेंट ऐसे थे जो बहुत सीवियर थे, जिनको सब जगह से हताश होकर आए थे। कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जो कई सारी कंट्रीज़ में भी ट्रैवल कर चुके हैं, यानी कि अलग अलग देशों के कंसल्टेंट से भी बात कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई डॉक्टर ख़राब है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि सेकंड ओपिनियन लिया है, या आपने मेडिसिन टाइम से नहीं खाई, या डॉक्टर से आप मिलने गए, उस समय डॉक्टर साहब छुट्टी पे थे या आप छुट्टी पे थे, तो ये वाली थोड़ी मिसमैच होता है। बाकी डॉक्टर कोई ख़राब नहीं होते। पर न्यूरोमाइंड टीम में क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस के साथ ऑल डॉक्टर्स आर अवेलेबल, लाइक न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन और डिफरेंट डिफरेंट साइकेट्रिस्ट, सीनियर साइकेट्रिस्ट, जूनियर साइकेट्रिस्ट। और टीएमएस थेरेपी की अगर मैं बात करूँगा, टीएमएस थेरेपी तो है ही, मतलब टीएमएस थेरेपी इज़ अ वेरी सेफेस्ट, शॉर्टेस्ट, लॉन्ग लास्टिंग एंड नॉन साइड इफेक्ट। अगर ऐसी कोई थेरेपी आपको डिप्रेशन ठीक कर रही है वो भी विद इन 10 to 15 days, तो मुझे तो लगता है कि इससे अच्छी थेरेपी अभी तक तो पूरे वर्ल्ड में नहीं होगी। कि हमारे साथ नाजिम अली इदरशी थे, जो फाउंडर है टीएमएस थेरेपी की। इनसे हमने बात करी, मानसिक रोग अब एक चुनौती बन चुका है देश भर के लिए नहीं, पूरे विश्व भर के लिए, जहां पर लोग डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इससे बचाव के लिए धूम्रपान का सेवन कर रहे हैं, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो लोग डिप्रेशन की जंग हार जाते हैं वो अपनी ज़िंदगी की भी जंग हार जाते हैं। ये एक ऐसी थेरेपी बताते नज़र आ रहे हैं जिस थेरेपी से इन्होंने कई पेशेंट्स को ठीक
ठीक किया है, रिकवर हो चुके हैं, जो अब अपनी ज़िंदगी जो है वापस उसी ट्रैक पे लेके आ चुके हैं। अब बताया जा रहा है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। अगर आप भी डिप्रेशन एंजाइटी से जूझ रहे हैं तो आपको इनसे कंसल्ट एक बार ज़रूर करना चाहिए। मानसिक रोग एक बड़ा मुद्दा है, इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सरल न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।